हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। एज इट इज क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपको चार में से बताना है कौन सा स्थायी पवनों से रिलेटेड है, यानी एक जगह पर या स्थायी जगह पर चलने वाली जो पवनें हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये थर्ड नंबर सही है। ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्थायी पवनें कहते हैं। उसके अलावा किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय में चलने वाली, जैसा कि आप लू वगैरह पढ़ते हैं, तो ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय में चलने वाली हवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप, या जिसे हम आतपन कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं, उसकी मात्रा उष्णकटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल हमारी सही है। जो ध्रुव है हमारे और बीच में उष्णकटिबंध जो हमारा पड़ता है या भूमध्य रेखा के पास, आपको सूर्य ताप ज़्यादा देखने को मिलेगा और ध्रुवों में कम देखने को मिलेगा, यानी इसमें भिन्नता पाई जाती है। फिर अगला है, नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगता है। तो देखिए, ये कथन हमारा सही नहीं है कि जो नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन हैं वो हवा को रोके, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर है, मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है। तो ये बात हमारी सही है। यहाँ पर मैदानी भाग की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो जो भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, आप देखेंगे गोवा है, मुंबई है, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी ना तो ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही ज़्यादा सर्दी होगी। तापमान एक बैलेंस रहता है, ज़्यादा भिन्नता देखने को नहीं मिलती। जबकि समतल में यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी आपको देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर जो सही आंसर है वो है, यानी दोनों ए और सी यहाँ पर सही है, जबकि बी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतियों का प्रकार है और पौधे की प्रजाति है, आपको बताना है। तो देखिए, कटीली झाड़ियाँ, और कटीली झाड़ियाँ किस पेड़ में होती हैं? तो ये होती हैं खैर या कत्था के पेड़ में। फिर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए अगर चार में से एक दो क्वेश्चन तो आपको पहले से ही आते होंगे कि जो मैंग्रोव वन है ये कहाँ पाए जाते हैं। यानी मैंग्रोव वन की जो श्रेणी में आते हैं ये आते हैं सुंदरी के वृक्ष, जो आपको वेस्ट बंगाल वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। यानी कि डी का फर्स्ट है, ये तो हमारा सही आंसर है। और ऐसा ही केवल एक ही ऑप्शन है जो कि है फोर्थ नंबर। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना तीन के आंसर पता होते हुए। फिर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और ये है आपका आबनूस। आबनूस के जो वृक्ष होते हैं ये वर्षावन है, उष्णकटिबंधीय। फिर है पर्णपाती वन, और पर्णपाती वन है नीम। नीम का पेड़ पर्णपाती वन की श्रेणी में आता है। तो सही आंसर होगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुनें। तो देखिए, जनसंख्या वितरण से रिलेटेड अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। तो सही बात है, जहाँ पर जल की उपलब्धता होगी तो वहाँ पर आपको जनसंख्या सघन देखने को मिलेगी। फिर लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वो कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो ये देखिए, कथन हमारा सही नहीं है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोग वरीयता नहीं देते, बल्कि समतल क्षेत्रों में रहने के लिए वरीयता देते हैं, क्योंकि कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान एक समतल मैदान है, ना कि पर्वतीय क्षेत्र। तो देखिए, वही सेंटेंस भी आगे है, लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं। सही है हमारा। फिर लोग कठिन जलवायु में रहने को वरीयता देते हैं। तो ये भी गलत है। जहाँ पर जलवायु कठिन होगी वहाँ पर लोग क्यों रहना चाहेंगे? आप कॉमन सेंस यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर है जो हमारा आंसर सही है वो कौन सा होगा? ए और सी। तो केवल ए और सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो आपको बताना है, जो यानी रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो फिर यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, ये हमारा कथन सही है। उसके अलावा फिर आता है कला, संगीत और नृत्य पर बल देना, ये भी हमारा सही है। फिर है पाश्चात्य सभ्यता, विज्ञान एवं तकनीक की आलोचना, तो ये सही नहीं है टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों से रिलेटेड। तो सही आंसर होगा
ए और बी, ए और बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो यहाँ पर जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रिता को दर्शाता है। तो देखिए ये कथन हमारा सही नहीं है। पिरामिड की मध्य भाग की ओर आपको जनसंख्या का केंद्रीकरण नहीं देखने को मिलेगा। फिर है वयोवृद्ध आश्रित जनसंख्या जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। तो ये कथन हमारा सही है। फिर है चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है वह जन्म एवं मृत्यु की उच्च दरों को दर्शाता है। तो ये भी हमारा सही है, यानी सही आंसर है बी और सी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो कृषि के अगर हम प्रकारों की बात करें तो तकनीक के निम्न स्तर का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। तो ये कथन सही नहीं है। फिर है स्थानांतरी कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारी स्थानांतरी कृषि होती है वो जीवन निर्वाह हेतु ये एक पुराना कृषि का प्रकार है। फिर है स्थानांतरी कृषि को कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, यानी आप बदल बदल कर कृषि करते रहें। कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो यानी आंसर यहाँ पर सही होगा, बी और सी दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। तो 1964 में किसने यहाँ पर नागरिक अधिनियम पारित किया? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही जो भेदभाव हो रहे थे, सामाजिक भेदभाव, वहाँ पर बेसिकली हमको श्वेत और उनसे रिलेटेड अश्वेत से रिलेटेड ही जो भेदभाव में देखने को मिलते हैं अमेरिका में, तो उसी से रिलेटेड नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर समुद्र के समीप क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से बहुत भिन्न होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में एक अलग हमको जीवन देखने को मिलता है और समुद्र के समीप एक अलग जीवन देखने को मिलता है, दोनों में काफ़ी भिन्नता होती है। फिर लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं वो उसी हिसाब से ढल जाते हैं, और जो आपके मैदानी स्थल हो या कोस्टल एरिया जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो उसी अनुकूल वहाँ पर ढल जाते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो दोनों ही सेंटेंस हमारे सही हैं। फिर आगे है पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है, यानी उनकी जन भागीदारी में कौन सा एक आरोही क्रम होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आएगा जिला परिषद, फिर आएगा पंचायत समिति और फिर आएगी ग्राम पंचायत समिति। तो ये जन भागीदारी का जो आरोही क्रम है वो हमको देखने को मिलता है कौन सा, CAB। तो CAB यहाँ पर सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है। तो देखिए नगर निगम या नगर पालिकाओं की स्थापना की गई 74 संविधान संशोधन के द्वारा, और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नगर निगम का निर्वाचित सदस्य होता है। तो यहाँ पर जो पार्षद होता है, वार्ड पार्षद होता है, यानी निगम पार्षद होता है, वो नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन गैर कृषि कार्य करते हैं, यानी कौन कौन है जो गैर कृषि कार्य भी करते हैं, यानी कृषि मजदूर, छोटे किसान या बड़े किसान। तो देखिए जो छोटे किसान या बड़े किसान हैं ये तो केवल क्या करते हैं, कृषि करते हैं। उसके अलावा जो कृषि मजदूर हैं ये यहाँ पर जो गैर कृषि कार्य हैं वो भी करते हैं। तो सही आंसर होगा केवल ए, यानी कृषि के अलावा जो अदर वर्क हैं वो भी ये करते हैं, जो कृषि मजदूर होते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन गलियों में सामान बेचने वाले और बाजार में दुकान वालों के लिए सही होगा, यानी उनके विषय में सही है। तो दोनों अपना स्वयं का काम करते हैं और रोजगार पर नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों अपना ही काम करते हैं, यानी अपना अपना रोजगार करते हैं। जो गलियों में सामान बेचते हैं या जो बाजार में दुकान लगाते हैं वो अपना ही काम करते हैं, किसी के रोजगार पर नहीं होते। दोनों को सामाजिक संरक्षण के लाभ जैसे वार्षिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा आदि नहीं मिलते। तो देखिए दोनों को ही यहाँ पर जो संरक्षण के लाभ हो गए
या वार्षिक अवकाश या चिकित्सा सुविधा आदि की जो व्यवस्था है वो देखने को नहीं मिलती। तो ये भी सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी इनको जो ये सुविधाएं हैं ये भी यहाँ पर नहीं दी जाती क्योंकि ये अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा, यानी दोनों ए और बी यहाँ पर सही आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ? तो देखिए, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता था कि जो महिलाएं हैं वो मतदान नहीं कर सकती, लेकिन फिर जो घटना हुई और वो घटना थी प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि 1914 से 1918 तक आपको देखने को यानी हमको देखने को मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच। और यहाँ पर इस युद्ध के बाद, इस घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का भी जो अधिकार है वो दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है? यानी कौन सा जो वक्तव्य है वो लिंग रूढ़िवादी धारणा के लिए चुनौती खड़ा करता है? तो वो है लड़के संवेदनशील होते हैं। तो लड़के संवेदनशील होते हैं, ये जो वक्तव्य है ये कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए एक क्या है, चुनौती यहाँ पर बनकर सामने आता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकार का अनुसरण किया जा रहा है? तो आपको बताना है ये कौन सा यानी मौलिक अधिकार है जिसके तहत एक पंजाबी संस्था कोलकाता में पंजाबी स्कूल खोलने की अनुमति यहाँ पर उसको दी गई है। तो ये है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का यहाँ पर यानी इसी का यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि हम ये कह लें ये हमारे मूल अधिकारों में आता है। और आर्टिकल 29 और 30 के तहत ये बात जो है संविधान में दी गई है कि जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं वो हमको दिए गए हैं, यानी कहीं पर जो शैक्षिक संस्थाएं हैं वो यहाँ पर ओपन की जा सकती हैं किसी भी धर्म से रिलेटेड। और इसीलिए जो पंजाबी माध्यम का स्कूल है वो कोलकाता में भी यहाँ पर उसकी शाखा खोली जा सकती है। और साथ ही साथ जो अदर स्टेट हैं वहाँ पर भी इस प्रकार के जो कार्य हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों यानी शैक्षिक अधिकार जो कि आर्टिकल 29 और 30 में देखने को मिलेंगे। और अल्पसंख्यकों से रिलेटेड कुछ प्रावधान हैं वो भी आर्टिकल 29 में दिए गए हैं। उसके अलावा जो संवैधानिक उपचार के अधिकार हैं ये आर्टिकल 32 में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को अपने छात्राओं को समझाने के लिए नए कानून लाने में साधारण व्यक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन सा उदाहरण सहायक होगा? यानी एक अध्यापिका को बताना है अपने छात्र को कि जो नया कानून आता है वो उसमें साधारण व्यक्ति की भी भूमिका होती है। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा? वर्ष 1999 में वकीलों के एक समूह कानून के विद्यार्थियों और सक्रिय व्यक्तियों ने राष्ट्रव्यापी सलाह मशविरे लेकर घरेलू हिंसा संरक्षण रोकने संबंधी खाका तैयार करने में भूमिका निभाई। तो ये भी उदाहरण एक हो सकता है। फिर है 1 दिसंबर 1955 को रोसा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला ने बस में एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने से मना कर दिया। तो ये भी सही है, जब उसने मना कर दिया तो इससे रिलेटेड जो कानून है वो लाया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें साधारण व्यक्ति की जो भूमिका है वो निकलकर सामने आती है। और फिर है 1870 के राजद्रोह अधिनियम को लागू करना। तो ये सही आंसर नहीं है, सही उदाहरण नहीं है, क्योंकि जो राजद्रोह अधिनियम है इसमें सामान्य व्यक्ति की साधारण व्यक्ति की कोई भूमिका देखने को नहीं मिलती। तो सही आंसर होगा ए और बी। तो केवल ए और बी यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है? तो न्यायिक व्यवस्था से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस सही है? तो यहाँ पर सेंटेंस नंबर 2 यानी औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है। तो देखिए, औपनिवेशिक काल में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और वही आगे चलकर आपका क्या बनता है? सुप्रीम कोर्ट बनता है, उच्चतम न्यायालय बनता है। तो ये उसका पूर्वज है उच्चतम न्यायालय का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फिर यहाँ पर, हाशियाकृत होने से अनुभव होता है किसका? तो देखिए, हाशियाकृत सबसे पहले मार्जिनलाइज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस वर्ड को समझना होगा। जब तक हम इस वर्ड को नहीं समझेंगे तब तक हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी नहीं कर पाएंगे।
देखिए हाशिया कृत क्या होता है। तो हाशिया कृत से अगर आप एक वर्ड लें, हाशिया जो कि हम यूज करते हैं अपनी कॉपी में, क्या हम खींचते हैं, हाशिया खींचते हैं, तो इस प्रकार से हम खींचते हैं और ये जो पार्ट है ये हमारा अलग हो जाता है, इधर हम अपना लिखना शुरू कर देते हैं और ये वाला खाली पार्ट रह जाता है। और ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाशिया कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यही आपको चीज़ देखने को मिलेगी हाशियाकृत वर्ड में भी। तो हाशियाकृत वो होता है कि यानी लोगों के एक समूह को उनकी भाषा धर्म के कारण एक बहुसंख्यक समाज से बाहर रखना क्या कहलाता है, हाशियाकरण कहलाता है। तो हाशियाकरण किसे कहते हैं, यानी किसी जगह पर हम ये कह लें एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रह रही है किसी एक पर्टिकुलर धर्म की, और वहीं पर एक और धर्म के लोग रह रहे हैं जिनकी संख्या कम है, यानी वो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर, और उनका एक अलग धर्म है, एक अलग भाषा है, एक अलग कल्चर है, और उनको जब बहुसंख्यक यानी समाज के द्वारा उसको अलग रखा जाता है, उन लोगों को अलग रखा जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम हाशियाकरण कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप इससे इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। जिस प्रकार से हम हाशिया खींच के दो भागों में बांट देते हैं, यानी एक तरफ तो हमारे बहुसंख्यक हो गए और एक तरफ अल्पसंख्यक हो गए, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम हाशियाकरण कहते हैं। और इसमें आपके जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, SC ST के लोग हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, यानी अनुसूचित जाति जनजाति, इनके मामलों में हमको देखने को मिलता है कि इनको एक बहुसंख्यक समाज से अलग रखा जाता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। तो अब देखिए, अगर कोई हाशियाकृत हुआ, यानी हाशियाकृत होने से उसको किस चीज़ का अनुभव होगा ये आपको बताना है। तो उसको गौरव का अनुभव तो होगा नहीं, क्योंकि उसके साथ तो एक प्रकार से भेदभाव किया गया है, उनको उनकी भाषा और धर्म के कारण अलग रखा गया है समाज से। तो गौरव का तो कोई यहाँ पर अनुभव बनता नहीं है, बल्कि यहाँ पर भेदभाव और निर्बलता, इन दोनों का अनुभव हमको देखने को मिलेगा हाशियाकृत होने पर। तो सही आंसर होगा बी और सी। बी और सी यहाँ पर सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर उसी वर्ड से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इनमें से कौन सा हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा, यानी उन्हीं लोगों की रक्षा करनी है, उनके हितों की रक्षा करनी है जो हाशियाई समूह के लोग हैं। अब हाशियाई समूह कौन है, जो यानी हाशियाकृत लोग हैं, जो बहुसंख्यक समाज से अलग रखे गए लोग हैं, SC ST के लोग हैं, या महिलाएं या बच्चे, कोई भी हो सकता है। इनको एक बहुसंख्यक समाज से एक अल्पसंख्यक समाज में रखा जाए, अलग रखा जाए। तो यहाँ पर अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना, तो ये बिल्कुल उनके हितों की रक्षा होगी अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। वैसे तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 17 में बात की गई है कि इसका जो उन्मूलन है वो किया जाना चाहिए। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में पहले ही दिया हुआ है, तो ये उनके हितों की रक्षा में निश्चित तौर पर सहायक होगा। फिर है विशेष योजनाएं, जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर होटल व्यवस्था उपलब्ध कराना, तो ये भी एक यानी एक अच्छा कदम है, उनकी हितों की रक्षा में एक अच्छा कदम है कि आप उन वर्गों के जो छात्र हैं उनको सब्सिडी दरों में जो हॉस्टल है, होटल नहीं सॉरी यहाँ पर हॉस्टल है, हमने गलत पढ़ा था। तो देखिए, जो विद्यालयों में हॉस्टल की व्यवस्था है जिससे वो भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सके, तो सब्सिडी दरों पर हॉस्टल यहाँ पर व्यवस्था किया जाए उन वर्ग के लोगों को। और हम देखते भी हैं कि जो SC ST है उनको आरक्षण प्राप्त है हर जगह सीटों में। अगर हम ये कह लें किसी कॉलेज में या नौकरियों में भी जो आरक्षण है वो देखने को मिलता है। फिर है हाशियाई समूह के जो छात्र हैं उनके लिए विशेष छात्रवृत्तियां देना, तो ये भी उनके हितों की रक्षा में एक अच्छा कदम है कि उनको छात्रवृत्तियां दी जाएं जिनसे वो इंस्पायर हो सकें और आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। फिर है हाशियाई समूह छात्रों के विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन, तो ये जो हम ये कह लें ये कथन है ये उतना सहायक नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है A, B और C। वैसे तो होने को ये भी हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पर तीनों यानी A, B, C तो निश्चित तौर पर सही होंगे, तो इसलिए D उतना उस हिसाब से सही नहीं है। अगर हम पर्टिकुलर देखें तो ये भी एक हल हो सकता है, हितों की रक्षा के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन A, B, C यहाँ पर ज़्यादा सही होंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चंस का आंसर है वो यहाँ पर सही होगा। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके अलावा
हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट बुक के बारे में। तो ये बुक है चक्षु प्रकाशन की बुक है, जिसमें सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बाल विकास, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और ईवीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। और 3000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न पर यानी ये क्वेश्चन है, और साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये बुक है, जिसका यूज आप अपनी स्टडी में कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।